नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती को अब तालिबान की याद आई है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार टीवी पर तालिबान चल रहा है। तो उन्होंने आज ये सरकार पर आरोप लगाया है, बीजेपी पर आरोप लगाया है कि जितनी भी संस्थाएं हैं, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका तालिबानीकरण किया जा रहा है। यानी उनका ये आरोप है कि इन संस्थाओं का मिसयूज़ किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि उन्होंने डिलिमिटेशन कमीशन की जो टीम आई थी उसका विरोध किया था। उसके बाद उनकी माता को सम्मन किया गया इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से। उन्होंने ये भी कहा कि जितने भी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, एनआईए हो, ईडी हो, इनका प्रयोग जो है वो गलत किया जा रहा है। राजनीतिक लोगों को तंग करने के लिए उनका प्रयोग किया जा रहा है। Yes, sir. डिलिमिटेशन कमीशन से मिलने से इनकार किया। दूसरे दिन समन पहुंचा। मैंने 5 अगस्त को एक पीसफुल प्रोटेस्ट निकाला। दूसरे दिन समन पहुंचा। तो इसलिए अनफॉर्चुनेटली जो हमारे मुल्क के इंस्टीट्यूशंस भी हैं जिनको प्रोटेक्ट करना चाहिए था, हमारे राइट्स को, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, जिनको स्पिरिट ऑफ इंडिया को प्रोटेक्ट करना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली उनको तालिबानाइज किया गया है। मैं पूछगछ किसके बारे में मीडिया को भी तालिबानाइज किया गया है। मीडिया को, मेजॉरिटी ऑफ द मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो बीजेपी का नैरेटिव चलाता है। वो नहीं बताते हैं कि असली मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, किस तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को तितर बितर किया जा रहा है, किस तरह एजेंसी। तो दर्शकों, आपने देखा कि किस तरीके से तेवर थे महबूबा मुफ्ती के, और किस तरीके से उन्होंने कहा कि जितने भी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थाएं हैं, एनआईए, ईडी का नाम लेकर के उन्होंने कहा कि ये पॉलिटिशियंस के खिलाफ इस्तेमाल की जा रही है, पत्रकारों के खिलाफ इस्तेमाल की जा रही हैं और यूथ के खिलाफ इस्तेमाल की जा रही है। इस वक्त हमारे पास सीधे फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं अभिजीत जसरोटिया, जो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, स्पोक्समैन है। अभिजीत जी, आपने सुना होगा, मैंने कहा कि महबूबा मुफ्ती का आरोप है कि तालिबानीकरण किया जा रहा है। क्या कहेंगे आप? देखिए, पहले तो उनकी अपनी स्टेटमेंट को चेक करना चाहिए कि वो तालिबानीकरण कर रही है। तालिबान क्या ये तालिबान को इज्जत दे रही हैं, तालिबान की बेइज्जती कर रही हैं, तालिबान के साथ है या नहीं है? क्योंकि कुछ दिन पहले तो उनसे कुछ और बयान, कुछ दिन पहले वो बयान दे रही थी कि भारत का अगर तालिबान से वहां पर बात कर सकता है तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही बयान दिया था। शी वाज टॉकिंग इन फेवर ऑफ तालिबान एट दैट टाइम। राइट। तो मेरे को लगता है इनको खुद ही नहीं पता कि क्या चीज होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं इनकी हम समझ सकते हैं कि इन स्टेटमेंट्स का रीजन क्या रह सकता है। जहाँ की मुख्यमंत्री की वालिदा खुद ही इस समय एक ऐसी इंक्वायरी से चल रही हो जो कि एक बड़ी दुखदाई सी इंक्वायरी है, उनके ऊपर ऐसा एक इल्जाम लगा हुआ है। तो हम समझ सकते हैं कि कौन यहाँ पर कश्मीर में तालिबानीकरण कर रहा था आज तक। ये तो भला हो 5 अगस्त 2019 को उस ऐतिहासिक दिन का कि कश्मीर को तालिबान बनने से हमने बचा लिया, वरना अगर इनके ऊपर होता, इनके खुद के जो बड़े बड़े नेता रहे वो यहाँ पर अबू दुर्जाना जैसे टेररिस्ट पाल रहे थे, तो तालिबानीकरण तो ये कर ही रहे थे, बिल्कुल सही बातें कर रहे थे यहाँ पर, लेकिन हमने बचा लिया इन सब चीजों से। रही बात अगर इंस्टीट्यूट की बातें करती हैं, और अगर आज की डेट में अगर कहीं पर एक प्रॉपर इंसाफ हो रहा है, एक जो डिजर्व करता है वो इंस्टीट्यूट का हेड बन रहा है, और पुरानी जो लुटियन बिरादरी थी उनके कहे सुनने पर अब कहीं पर भी कोई ऐसी अपॉइंटमेंट नहीं हो रही। जो हकदार है उसको वहां पर रखा जा रहा है, जो डिजर्व करता है वो रखा जा रहा है। ऐसी बातें कर वो कहीं ना कहीं अपने उन पुराने लोगों को और पुरानी चीजों को सपोर्ट करना चाहती है जो बेतुकी और बेबुनियाद है। लेकिन उन्होंने एक
तर्क देकर के कहा कि जब मैंने विरोध किया था डिलिमिटेशन कमीशन का, उसके दूसरे दिन ही उनकी माता को ईडी ने बुला लिया था। जब उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, फिर एक मरतबा फिर 22 को उनकी माता को तलब कर लिया गया था। कहते हैं कि इंटेंशन ठीक नहीं है सरकार की। देखिए विनोद जी, ऐसा बोए फूल बबूल के तो आम कहाँ से काटोगे। ऐसे तो किसी को एनआईए किसी को कुछ नहीं किया। मेरी वालिदा को नहीं पूछ रहा, कोई आपकी वालिदा को नहीं पूछ रहा, इनकी वालिदा को क्यों पूछा जा रहा है? तो ऐसा कुछ नहीं, उनके मतलब क्यों पूछा जा रहा है? तो कहीं ना कहीं जो चीज होती है उसी के ऊपर कार्रवाई हो रही है। और अभी इन सब चीजों से बचने के लिए और कहीं ना कहीं उन एजेंसियों का जांच एजेंसियों का ध्यान भटकाने के लिए ऐसे बेतुके अनाप शनाप बयान वो वक्तन फवक्तन देती रहती है। इन्हें कोई ज्यादा सीरियस लेना नहीं चाहिए। उन्होंने आर्गुमेंट किया है, उन्होंने कहा है कि मैं जब विरोध करती हूँ सरकार के किसी फैसले का, तब मेरी माता को बुलाया जाता है। देखिए मनोज जी, ऐसा है, ये तो कौन सी रहता होगा कि जब कभी वो ऐसा काम करती होगी साथ ही में ये भी चीजें हो जाती होंगी, क्योंकि एक अपनी ही एनआईए एक फ्री एजेंसी है। उन्हें जब जिस चीज की जरूरत पड़ती होगी, जहाँ पर उनको कोई नए सबूत नई चीज मिलती होगी, तो पूछताछ के लिए जरूर बुलाती होंगी। अब कहीं पर अगर कॉन्फिडेंस हो जाता होगा तो उसको अपने बचाव के लिए यूज करें तो वो कर सकती है इसके लिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दर्शकों, आपको बताते चले कि जब पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं होती है, ब्यूरोक्रेसी होती है, तो आम पब्लिक की दिक्कतें चरम सीमा पर होती हैं। और ऐसे ही हमने देखा भी, पब्लिक के बीच में जाते पेनिट्रेट करते तो ऐसा लगता है कि कोई पुल नहीं है जो सरकार और आवाम के बीच में पुल का काम कर सके। लेकिन जो सलाहकार हैं, जो एडवाइजर रहते हैं एलजी के, वो इस भूमिका को निभा सकते हैं। ऐसा ही निवारण जो है फारूक खान कर रहे थे, जो फॉर्मर आईपीएस अधिकारी हैं और एडवाइजर हैं एलजी मनोज कुमार सिन्हा के। उनसे आज अलग डेलीगेशन से मुलाकात की और अपनी दिक्कतों को रखा और उन्होंने तत्काल प्रभाव से उस पर एक्शन भी लिया। अगर हम लायंस क्लब की बात करें, वो वहाँ पर गए थे कि स्वर्गीय ध्यानचंद जो हॉकी के जादूगर बन जाते हैं, उनके जन्म दिवस के अवसर पर उन्होंने टूर्नामेंट करवानी है, उनके उपलक्ष्य को लेकर के उनके टूर्नामेंट करवानी है, तो एक मैदान की ज़रूरत थी और तत्काल प्रभाव से उनको मैदान प्रोवाइड किया गया। यानी जो समस्याएं होती हैं उनका निवारण अगर किया जाए तो एक एडवाइजर जो है पुल की भूमिका निभा सकता है। First of all, I really appreciate the way they have organized without wasting a single minute. I think हमें बुलाया गया और luckily without wasting any time they have just solved out whatever our requirement was. Basically हम लोग एक social organization है, इसके उपलक्ष्य में मेजर ध्यानचंद जी का जो बर्थडे आ रहा है, हॉकी टूर्नामेंट करवाना चाहते थे, तो उसके लिए हम इनसे ग्राउंड की एक रिक्वायरमेंट थी, तो साहब ने हमें बिना किसी उसके हिचकिचाहट के हमें सैंक्शन किया है। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ द स्टाफ मेंबर्स हु हैव अटेंडेड अस। टर्फ का जहाँ तक मुझे सुनने में आया कि ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बट ड्यू टू शायद एलजी साहब की कुछ बिजी हैं या क्या है, तो मेरे ख्याल में शायद वो इन टाइम हो जाएगा, जैसा कि मेरे को पता चला है। दर्शकों, एक परिवार ने फारूक खान से ये भी कहा कि उनका बच्चा काफ़ी समय से जापान में गायब है, अभी तक नहीं मिल पा रहा है। उनकी भी सुनवाई की और एश्योर्ड किया कि एप्रोप्रिएट फोरम पर इस बात को उठाया जाएगा और इंश्योर किया जाएगा कि उसकी तलाश की जाए।
मेरा भाई मिसिंग है जापान में। 25 जुलाई को वो मिसिंग हुआ। अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला कि कहाँ पे है वो, क्या हुआ उसके साथ। गए थे वो बीच में, उसके फ्रेंड बोल रहे कि हम सारे 4 लड़के थे, चारों बीच में गए थे नहाने के लिए, लेकिन वो वहाँ से मिसिंग है। अभी तक कहते वहाँ पे सारी सर्च हुई है, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, मतलब हर किसी ने अपनी तरफ से कोशिश की है, लेकिन अभी तक वहाँ पे कोई ऐसा नहीं हुआ कि मतलब मेरा भाई वहाँ पे मिला। हम अपने एमएलए से मिले हैं, डॉक्टर गगन भगत से, श्याम चौधरी से, गारू राम भगत से, एसएसपी चंदन कोहली से, कोई ऐसी हाँ BDS विद्या देवी, ये MP युगल किशोर शर्मा, जितने भी मतलब कि हमारी नज़र में ऐसा कोई नहीं जिससे हम नहीं मिले हो अभी तक। एक गवर्नर ही रह गया शायद, उनसे मिलना बाकी रह गया। बाकी तो हम हर जगह होके आए हैं, लेकिन हम किसी ने बस यही कहते हैं कि हम अपनी पूरी कोशिश करें हैं। अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा उसका। इनका भाई जो है लापता है जापान में। वो आज किस मुद्दे को लेके आप मिले आज? कि इनका बेटा जो है वो मिसिंग है जापान में, तो उनके सिलसिले में साहब से मिलने के लिए आए थे कि इनकी कोई मदद की जाए। काफ़ी इन्होंने इंटरव्यूज़ वगैरह दिए हैं मीडिया को, लेकिन अभी तक इनकी कोई भी सुनवाई कहीं पर भी नहीं हुई है। वो दीपक कुमार उनका नाम था और वहाँ की कंपनी में वो जॉब करता था, वर्क वीजे पे गया हुआ था वहाँ पे, और वहाँ से वो मिसिंग हुआ है। उसके बाद उसका कोई पता नहीं चल रहा है कि वो कहाँ पे है। दोस्तों, हमने एडवाइजर फारूक खान से बातचीत। दर्शकों, आज के हमारे खास मेहमान हैं फारूक खान, रिटायर्ड IPS और एडवाइजर टू LG मनोज कुमार सिन्हा। खान साहब आपका स्वागत है। और पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि इस वक्त ब्यूरोक्रेसी की हुकूमत है और आप बीइंग ए एडवाइजर आवाम और सरकार के बीच में एक ब्रिज का काम कर रहे हैं। आपको पास आज भी पब्लिक के आए थे, कब से डेपुटेशन मिलने आए, किस तरह की शिकायतें, ग्रीवेंसेस जो है पब्लिक की रहती हैं? देखिए, जनरल नेचर होता है ज़्यादा, कोई कॉमन ऐसी ग्रीवेंसेस नहीं हैं, कोई पब्लिक को कोई ऐसी तकलीफ़ें हों जो तमाम पब्लिक जिसमें इन्वॉल्व हो, वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुख्तलिफ छोटी छोटी जगहों की छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं। कहीं पे किसी का पर्सनल इशू है, कोई ज़मीनों को लेके, कुछ DPs हमारे पास आए थे डिस्प्लेस्ड पर्सनस, उनमें से कुछ लोगों को शायद ये शिकायत है कि उनको कंपनसेट नहीं ठीक तरह किया गया, या कुछ लोगों का ये है कहीं पे कोई सड़क बनवानी है, किसी जगह पे उन्हें पानी चाहिए है, या PMGSY के कुछ काम हैं। इन चीज़ों को जनरली आता है, और कुछ लोग एज़ यूजुअल नौकरी के तलाश में आते हैं। हम उनसे माफ़ी मांग के उनको बताते हैं कि आप नौकरी के लिए जो इस सरकार ने बहुत ट्रांसपेरेंट एक सिस्टम बनाया है, आप उसके ज़रिए अपनी नौकरी में के लिए कोशिश कीजिए। दफ्तरों से नौकरियां नहीं मिलेंगी। और बाकी जो लोग आते हैं अपनी प्रॉब्लम्स लेके, कुछ गांव की प्रॉब्लम्स हैं, कुछ इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम देख के, उनको पूरी तरह स्टडी करके, जो कंसर्न्ड ऑफिसर्स हैं हम उनको लिखते हैं, और हम उन्हें ये भी लिखते हैं कि जो भी वो एक्शन लेंगे वो हमें भी इंटीमेट करें। मेरिट पे वो एक्शन हो, अंडर रूल्स एक्शन हो। सिर्फ हमारे लिखने से किसी का कोई वो जो है केस है वो मेरिट से हट कर नहीं हो पाएगा। तो इस चीज़ में बड़ी स्ट्रिक्टनेस होती है, और हम कोशिश ये करते हैं कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा अंडर रूल्स और मेरिट के ऊपर जितनी भी लोगों की जेन्युइन ग्रीवेंसेस हैं उनको हम दूर करने में उनकी पूरी तरह मदद कर पाएँ। और ये सरकार और लोगों के बीच में जो एक कनेक्ट है वो उसको स्ट्रेंथन भी करता है। और ये हमारी कोशिश सिर्फ हम ही तक नहीं है, ये पूरी सरकार की जो मशीनरी है, इसमें जो हमारे सेक्रेटरी साहिबान हैं जो सरकार में, उसके बाद हमारे डिविजनल कमिश्नर साहिबान हैं, DC साहिबान हैं, नीचे चलते चलते तहसीलदार और नायब तहसीलदार तक भी जितने सरकारी अफसरान हैं
और उसके बाद जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के जो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट्स हैं वो सबके सब इस मामले को बड़ा सीरियसली लेते हैं, क्योंकि हमारे एलजी साहब की जो इसमें इंस्ट्रक्शंस हैं, जो हिदायत हैं, वो ये है कि सरकार और लोगों के बीच में किसी भी कोने में इस यूटी के कनेक्ट नहीं टूटना चाहिए और उनकी ग्रीवियंसेस को पूरी सीरियसनेस से लेकर उनको पूरी तरह से अटेंड करना चाहिए। खान साहब, आपको नहीं लगता कि आपका रोल बड़ा इम्पोर्टेंट हो गया है? जब हम पब्लिक के बीच में, हमसे ज़्यादा आप पब्लिक के बीच में पेनिट्रेट करते हैं, आपको पब्लिक मिलती है, लोग चाहते हैं कि अब पॉपुलर गवर्नमेंट होनी चाहिए। शायद लोग इनॉयड भी हैं, नाराज़ भी हैं, क्योंकि उनके काम नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी के दौरान ऐसा होता है कि आम पब्लिक ब्यूरोक्रेट्स तक नहीं पहुंच पाती है। उनकी बात आपने सरकार तक पहुंचानी है, तो क्या आपको नहीं लगता कि एडवाइजर्स का रोल, जो सलाहकार हैं, उनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया इस वक्त? विनोद जी, मैं पूरी तरह से आपकी इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ। सरकार में हर एक जो वर्कर है, हर एक जो ऑफिस बेयरर है, उस हर एक का रोल अपनी अपनी जगह पे इम्पॉर्टेंट है। मैं किसी तरीके से पटवारी के रोल को अंडर वैल्यू नहीं कर सकता, ना ही मैं दफ्तर में काम करने वाले एक सीनियर असिस्टेंट या जूनियर असिस्टेंट के काम को अंडर वैल्यू करूँगा, अंडर रेट करूँगा। ये जो आपने कहा कि लोगों के काम नहीं हो रहे, लोगों की सुनवाई नहीं हो रही, तो ये तो मैं आपको बता सकता हूँ कि शायद जितने काम पिछले इन 2 सालों से ज़्यादा के अरसे में हुए हैं, शायद पिछली कई दहाइयों में नहीं हुए होंगे। ये हम अपने कोई उसके लिए नहीं कर रहे कि हमें कुछ शाबाशी चाहिए है। हमारी ये कोशिश थी और बड़ी ट्रांसपेरेंट कोशिश रही। हाँ, जो आपने बात कही कि इलेक्टेड सरकार होनी चाहिए, ज़रूरी बात है। भारत सरकार इस बात पे वादा उन्होंने किया हुआ है कि जब भी हालात ठीक होंगे और ये सारी जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं वो पूरी हो जाएंगी, तो इलेक्शंस भी हो जाएंगे। लोग डेफिनेटली इलेक्शंस में पार्टिसिपेट भी करेंगे, वोट भी देंगे, क्योंकि आपकी ये बात सही है कि हम 3 एडवाइज़र्स, हम मुतबादल नहीं हो सकते, हम रिप्लेसमेंट नहीं हो सकते एक पूरी उसकी, कि जिसमें 10, 12, 15 मिनिस्टर साहिबान होते हैं, लोग उनके पास अप्रोच करते हैं, एमएलए साहिबान होंगे बाकी। लेकिन इस वक्त भी जो एक सिस्टम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का बना हुआ है, हमारे पंचायत के मेंबर, सरपंच, बीडीसी चेयरपर्सन, डीडीसी मेंबर्स और डीडीसी चेयरपर्सन्स को लेके आप उनके रोल को भूलिए मत। उनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल हो गया हुआ है और वो हमसे ज़्यादा आज की डेट में पब्लिक और सरकार के का जो इंटरेक्शन है वो उनके ज़रिए है, वो देख रहे हैं और उनकी एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन बना दी गई हुई है, उनको पावर्स दी गई हुई हैं, कुछ फाइनेंशियल पावर्स भी दी गई हुई हैं और आगे चलते चलते उसमें शायद और भी इम्प्रूवमेंट हो। तो वो अपने आप में एक सिस्टम पहली मर्तबा इस जम्मू कश्मीर में ये लागू हुआ। ये हमने तो पंचायत के सरपंच को कभी नहीं देखा था कि उसके पास अपनी जो कानूनी जो उसको पावर्स मिलनी चाहिए थी वो मिलें, और आज ना सिर्फ सरपंच को पूरी पावर्स है, सरपंच कितनी शदोमत से अपने अपनी जगह पे काम कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं अपने अपने इलाकों में। उसके साथ साथ बीडीसी चेयरपर्सन्स हैं, फिर उसके बाद जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया, हमारे डीडीसी के मेंबर्स और डीडीसी के जो चेयरपर्सन्स हैं वो अपना बेहतरीन काम करना शुरू किया हुआ है। और ये जो पंचायती राज का एक पूरा सिस्टम था, अगर आज देखा जाए तो जितना अच्छा हमारे जम्मू कश्मीर में ये इस्टेब्लिश हुआ है, शायद ही किसी दूसरी जगह पे हुआ हो। इनके साथ साथ आगे चूँकि ये डेमोक्रेसी है, इसमें आगे चलते हुए फिर असेंबली के भी इलेक्शंस होंगे, डिलिमिटेशन का थोड़ा इंतज़ार कीजिए, उनकी भी रिपोर्ट जल्दी आ जाएगी, रिकमेंडेशंस आ जाएंगी और फिर जो भी एक कानूनी तरीके के मुताबिक चलते हुए जिस वक्त भी उनकी रिपोर्ट को ज़मीन पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उसका नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन इलेक्शंस होंगे। और खान साहब, अगर टनल के उस पार की बात करें, वहाँ पे भी लोग आपसे मिलते होंगे, क्या अब भी वहाँ पर भावनात्मक इशू चलते हैं या पब्लिक चाहती है विकास? देखिए,
मैं 5 अगस्त 2019 के बाद देखिए की मैं बात कर आपसे रहा हूं। बताऊं विनोद जी, पब्लिक जी एक आम आदमी जिसको जब आप जी। उसको एक प्लूरल सेंस में लेते हो तो वो पब्लिक बन जाती है। आम आदमी Right. यानी पब्लिक जो है वो सिर्फ और सिर्फ तरक्की चाहती है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रेस चाहती है। जी। वो सिर्फ और सिर्फ चाहती है कि उनके जो हकूक़ हैं उनको पूरे मिलें। उनका अगर हक है सड़क का, उनका अगर हक है बिजली का, पानी का, किसी भी चीज़ का, वो उनको ठीक तरह से मिले। जी तो उस सिलसिले खान साहब, उसमें अब मैं भावना उसमें जी, 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 भावनात्मक बात कोई नहीं होती है। कुछ तत्व जो हैं वो उसको अपनी कमज़ोरियों को छुपाने के लिए उनको वो नाम देने की कोशिश करते हैं। जो भी आम आदमी हमारे पास आते हैं कश्मीर में, बल्कि हमारा तो ये एक्सपीरियंस है और मेरे साथी जो हमारे एडवाइज़र साहिबान हैं और जो भी सरकारी अफसरान लोगों के साथ जो मिलते हैं, जो गाँवों में जाकर भी मिलते हैं, डिस्ट्रिक्ट और तहसील हेडक्वार्टर्स पे भी जाकर मिलते हैं। आपने बैक टू विलेज 1, 2, 3 कितना कुछ देखा आपने, क्या कभी ऐसा कोई सीन देखा गया हुआ था? तो हमने जब भी देखा है जी, जी, लोग जी। पूरे उम्मीद से आते हैं और हमारी ये कोशिश होती है कि उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया, उनको मेरिट के ऊपर देखकर उनको हल किया जाए, उनकी प्रॉब्लम्स को फौरी तौर पर अटेंड किया जाए। और ये इस सरकार का यूटी सरकार का एक वादा भी है और पूरी कोशिश भी है। खान साहब, हम अपनी पीठ थपथपाते हैं, सरकार भी अपनी पीठ थपथपाती है कि हमने 73rd 74 अमेंडमेंट जो है इन टोटो लागू कर दिया, इलेक्शन करवा दिए, डीडीसी के पीसफुल इलेक्शन हो गए। लेकिन अब सिक्योरिटी एक थ्रेट बना हुआ है। लगातार जो लोग डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, डेमोक्रेसी प्रिवेल हो चाहते हैं, उनको सॉफ्ट टारगेट बनाया जा रहा है। कल भी कुलगाम में बीजेपी के, उससे पहले भी 2 पंच सरपंच को मार दिया गया, राजौरी में भी हैंड ग्रेनेड। ये एक चैलेंज नहीं है आपको? देखिए, जो सिक्योरिटी इशू है विनोद जी, मैं आपको जी। याद करवाना चाहूँगा 1990 का दशक, और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि उसको आज के वक्त से कंपेयर कर लीजिए। सिक्योरिटी थ्रेट जो है जी वो शुरू से ही थी, एक ज़माने में बहुत बहुत ज़्यादा हाई थी। सिविलियंस की जो तादाद, जो अनफॉर्चुनेटली जिनको शहीद किया गया, मार्टियर्स हैं वो भी, जो सिविलियंस इन उग्रवादियों के हाथों मरे, उनका नंबर ज़रा उस वक़्त का कंपेयर कीजिए। ये सही बात है कि हम उस नंबर्स के साथ आज की स्थितियों को जस्टिफाई नहीं करवा सकते कि आज अगर कोई लोग अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स में वो उनकी हत्या की गई, वो बहुत घोर निंदनीय बात है। और आप देखते हैं कि उनके जो ये कातिल हैं वो बहुत जल्दी ही उनको उनका नतीजा भुगतना पड़ता है, पड़ भी रहा है। सिक्योरिटी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, इंडिविजुअल सिक्योरिटी हर एक आदमी को नहीं दी जा सकती, हर एक पार्टी के कार्यकर्ता को भी नहीं दी जा सकती, लेकिन फिर भी जितने भी जो इम्पॉर्टेंट लोग हैं, जो हमारे चुने हुए लोग हैं, उन सबको सिक्योरिटी दी जाती है। अब आप अगर देखेंगे कि पिछले दिनों अनंतनाग में एक बड़ी बुरी दुर्घटना हुई जिसमें हमारे एक सरपंच और उनकी पत्नी की हत्या कर दी गई। अब उन्हें एक पीएसओ दिया गया हुआ था। अब वो पीएसओ अगर वहाँ से मिसिंग था, अगर वो उन ड्यूटी पर नहीं आया था, तो देखिए जिनको पीएसओ मिला है उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो कंसर्न को फौरी तौर के ऊपर फ़ोन करें, एसएमएस भेजें, व्हाट्सएप करें कि ऐसे ऐसे हमारा पीएसओ अनऑथराइजली एब्सेंट हो गया है, ताकि फौरी तौर पर उसका बंदोबस्त किया जा सके, उसकी रिप्लेसमेंट का। लेकिन अक्सर देखा गया है कि इस चीज़ में हमारे जो प्रोटेक्टेड पर्सन्स भी हैं वो भी थोड़ी कोताही बरत देते हैं। हम पीएसओ के साथ हमेशा कहते हैं कि उनके साथ दोस्ती नहीं कीजिए, उनको पीएसओ का काम करने दीजिए। अगर आप उनको घर का मेंबर बना लेंगे, घर का काम करवाना शुरू करवा देंगे, तो फिर वो अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर पाएगा। और आपने अगर उसके साथ अपनी दोस्ती में उसको छुट्टी कर दी कि अच्छा जाओ भी 2 दिन के लिए घर हो आओ, तो इसका मतलब है आप अपनी जान को रिस्क में डाल रहे हैं।
मेरी आपके माध्यम से ये सबसे गुजारिश होगी ऐसे तमाम प्रोटेक्टेड पर्सन से जिनको सरकार ने प्रोटेक्शन प्रोवाइड की हुई है कि वो अपनी प्रोटेक्शन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें और प्रोटेक्शन को प्रोटेक्शन की तरह, पीएसओ को पीएसओ की तरह ही काम करने दें। और अगर कोई पीएसओ अपने काम को पूरी तरह से नहीं करता तो उसके बारे में जहाँ से वो पीएसओ आया हुआ है, जिस अथॉरिटी से आया हुआ है, उसको फौरी तौर पर शिकायत करें। मुझे यकीन है ऐसे जो प्रिकॉशंस हैं उनके साथ हम बहुत हद तक ऐसी दुर्घटनाओं को रोक सकते हैं। हमने अक्सर देखा है कि प्रोटेक्टेड पर्सन उस वक़्त शिकार हुआ उग्रवादियों का जिस वक़्त उसके पास उसका पीएसओ आगे पीछे कहीं था। मैं एक मरतबा फिर आपको यकीन दिलवाता हूँ कि जहाँ तक सिक्योरिटी का ताल्लुक़ है कश्मीर वैली में ख़ास तौर पर और जम्मू प्रॉमिस में भी सिक्योरिटी हमारी जो फोर्सेस हैं जिनके ज़रिए चाहे बॉर्डर की सिक्योरिटी है जो हमारी भारतीय सेना और बीएसएफ कर रही है और जो इंटरनल सिक्योरिटी में लगी हुई फोर्सेस हैं वो अपने अपने काम में पूरी तरह से लगे हुए हैं। और अगर हम उनके साथ और अपने सिक्योरिटी ऑपरेटर्स के साथ पूरी तरह से कोऑपरेट करेंगे तो ऐसी कोई वजह नहीं कि हम ऐसे जो इंसिडेंट्स हुए हैं उनको ना रोक पाएँ। लेकिन हमारी तमाम हमदर्दी उन तमाम परिवारों के साथ है, उनके रिश्तेदारों के साथ, उनके परिजनों के साथ है जो इस तरीके से इन घिनौनी हरकतों का शिकार हुए। चाहे वो रजौरी में जो हमारा एक परिवार के सदस्य बच्ची ऐसे घिनौने हादसे में चली गई और बहुत सारे लोग ज़ख्मी हुए या किसी भी दूसरी जगह पर जहाँ पे भी ऐसा इंसिडेंट हुआ है, हमारी तमाम हमदर्दी उनके परिवारों के साथ है। और उसके साथ साथ हम ये भी आश्वासन देना चाहते हैं कि ऐसा करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। आज तक वो नहीं बचे हैं, आगे भी नहीं बचे। खान साहब, पैरेलल नेचर के दो सवाल आपसे पूछूंगा। डिलिमिटेशन कमीशन की टीम यहाँ पे आई थी और उसके बाद 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करवाने का प्रोसेस चल रहा है और उस पर काम किया जा रहा है। क्या इससे कश्मीर में जो राजनीतिक गतिविधियां बढ़ी हैं? दूसरा सवाल मेरा ये रहेगा कि इस तरह की किलिंग से क्या डेमोक्रेसी पे असर पड़ रहा है, क्योंकि ये लोग चाहते हैं डेमोक्रेसी प्रिवेल ना करे। देखिए विनोद जी, देयर इज नो अल्टरनेटिव फॉर डेमोक्रेसी, राइट। और इस बात में सारी बात ख़त्म हो जाती है। जिस वक्त हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी 15 अगस्त के एक मुक़द्दस मौके के ऊपर हम तिरंगे के नीचे खड़े होकर ये ऐलान करते हैं कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन का प्रोसेस की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब साफ जाहिर है आपके सामने डिलिमिटेशन कमीशन अपना काम कर रहा है। अब वो काम कोई मशीन की तरह किसी में डालकर एक बटन दबा के नहीं किया जा सकता, उसमें बहुत मेहनत की ज़रूरत है। और डिलिमिटेशन कमीशन हालांकि हमारा उनके काम काज में कोई दखल अंदाजी नहीं है, सिवाय इसके कि जब भी वो आएँ हमने उनको पूरी तरह से फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है जो हम हमेशा करते हैं। और जो जिस वक़्त भी वो अपना रिकमेंडेशंस देंगे उसके फौरी बाद मैंने जैसे आपसे बताया कुछ कानूनी प्रक्रियाएँ होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ रिक्वायर वो पूरी होंगी और फौरी तौर के ऊपर इलेक्शंस की तरफ हम चलेंगे। और प्रधानमंत्री जी के बयान के बाद मेरी कोई हैसियत नहीं है कि मैं इस बात पे कोई कमेंट भी कर सकूं या मैं इस पे कोई क्लैरिफिकेशन दूं। जी, लेकिन खान साहब मेरा दूसरा सवाल रह गया कि जैसे किलिंग हो रही है, क्या लोग डरेंगे इसमें पार्टिसिपेट करने से? देखिए लोगों ने 96 में भी पार्टिसिपेट किया था जब उग्रवाद जो था वो बहुत हाई था। फिर उसके बाद आपने 2002 का, 2008 का, 14 का सारे इलेक्शंस देखे हैं, लोगों का नंबर हमेशा बढ़ता गया। और अभी जो हमारे पंचायती चुनाव हुए, फिर उसके बाद डीडीसी के इलेक्शंस हुए, आपने देखा कि कितनी बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की है। लोग भी, ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ, पार्टियों के मेंबर्स भी और आम लोग जो वोटर्स हैं वो भी बेसब्री से चाहते हैं कि इलेक्शन आए, एक मुनासिब वक्त के ऊपर वो इलेक्शन आ जाए। खान साहब, बहुत सारे सवाल थे आपके महकमों से भी जुड़े हुए, लेकिन समय का अभाव है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। थैंक यू।
तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए। मुझे दीजिए इजाजत।